वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैग्नीफाइंग ब्रेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर हम इसकी बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की, यानी ये लॉन्गिट्यूडनली कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड में इसका एक्सटेंशन होता है 35 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 81 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। वहीं अगर इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो ये 12 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड टू 55 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड तक एक्सटेंडेड है। अब बात कर लेते हैं कि ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहाँ पे लोकेटेड है, इसका ब्रीफ क्या है। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में एक बात जान लीजिए। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये शेप में एक लॉन्ग ट्रायंगुलर शेप में दिखाई देता है। एक लंबा त्रिभुजाकार आकृति है, लॉन्ग ट्रायंगुलर शेप है। अगर हम वर्ल्ड को दो हेमिस्फीयर में बांटे लॉन्गिट्यूडनली, तो पहला अगर हिस्सा जो है वो प्राइम मेरिडियन लाइन है, जो एक लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा हो जाएगा ईस्ट की तरफ, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो वेस्ट की तरफ हो जाएगा उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ओके, अभी क्या है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो कम्प्लीटली इंटायरली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका थोड़ा सा हिस्सा आता है, ये है इक्वेटोरियल लाइन, जो इसको डिवाइड करता है अर्थ को टू इक्वल हेमिस्फीयर में। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इक्वेटोरियल लाइन जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, तो नॉर्थ वाले हिस्से में देख सकते हैं कि साउथ अमेरिका का थोड़ा सा बहुत ही कम हिस्सा आ रहा है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा हिस्सा आता है। शायद इसी के लिए इसका नाम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट रखा गया। या फिर ये एक लोकेशन ये भी हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट उत्तर की तरफ है, यानी नॉर्थ की तरफ है, तो उसको लिए नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, और अमेरिका का ये वाला हिस्सा जो साउथ की तरफ है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहीं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। पहले दूसरे पे कौन है? तो पहले की बात करें तो सबसे बड़ा आता है एशिया कॉन्टिनेंट 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, पांचवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका, छठे नंबर पे आता है यूरोप, और सातवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। इसका एरिया और उसका पॉपुलेशन और परसेंटेज वहाँ पे मेंशन है, ये टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि पॉपुलेशन वाइज वो तो हमने देखी, एरिया वाइज था। एरिया वाइज जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन वाइज सिनारियो कुछ ऐसे चेंज होते हैं कि पहला कॉन्टिनेंट तो रहता है एशिया, दूसरा रहता है अफ्रीका, लेकिन तीसरे नंबर पे यूरोप आ जाता है। यूरोप सबसे डेवलप है और बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, ये कॉन्टिनेंट है, तो ये तीसरे नंबर पे आता है। और वहीं से चौथे नंबर पे चला जाता है एक पायदान पीछे नॉर्थ अमेरिका, पांचवें पे साउथ अमेरिका, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे आ जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में 0 पॉपुलेशन है। इसका मतलब यहाँ पे निवासियों की संख्या 0 है, वहाँ पे कोई निवास नहीं करता है। हालांकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे बहुत ही देशों के साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट किए जाते हैं कि इतने कोल्ड वेदर में, इतने कोल्ड क्लाइमेट में कोई बायो ऑर्गेनिज्म या एनी काइंड्स ऑफ रिसर्च वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एरिया वाइज सबसे घटते में, सबसे ज़्यादा से सबसे कम में यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है। वहीं पॉपुलेशन वाइज भी घटते हुए एक लिस्ट दिया गया है। यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि
घटते क्रम में, यानी कि डिक्रीजिंगली पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स का अरेंजमेंट दे देता है। अब देख लेते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड में है कि यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन सी है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 14 कंट्रीज हैं, 14 कंट्रीज हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए कंट्रीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो छोटा सा एरिया दिखाई देता है ये क्या है, पनामा इस्थमस है, और ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, इसलिए हम इसको साउथ अमेरिका में नहीं काउंट करेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद देते हैं कि साउथ जो पनामा है, पनामा इस्थमस से जुड़ा हुआ जो देश है वो है कोलंबिया। कोलंबिया देश साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। तो ये हो गया पहला कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। दूसरा है वेनेजुएला, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है काराकास, ठीक है। तीसरा देश देखते हैं गुयाना। तीसरा देश है गुयाना, यहाँ पे लोकेटेड है। गुयाना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। पांचवा कंट्री है सूरीनाम। ये छोटा सा एक कंट्री आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, सूरीनाम। तो सूरीनाम की कंट्री है पैरामेरिबो, कैपिटल सॉरी, सूरीनाम जो कंट्री है उसका कैपिटल है पैरामेरिबो। उसके बाद आता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना ये फ्रांस का एक टेरिटरी है, यह एक कंट्री भी काउंट होता है, और इसकी कैपिटल है केयन। केयन है फ्रांस की फ्रेंच गुयाना की कैपिटल। उसके बाद आते हैं तो पहला आता है ब्राज़ील। उसके बाद है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया। उसके बाद आता है इक्वाडोर, और इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। उसके बाद आता है पेरू, और पेरू की कैपिटल है लीमा। लीमा और लीरा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, लीमा, लामा और लीरा। लीमा जो है वो पेरू का कैपिटल सिटी है, वहीं लीरा वो तुर्की का वो करेंसी है। वहीं लामा एक ऊंट की प्रजाति है, कैमल के जैसे दिखने वाली स्पीसीज है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, लामा और गुआकानो, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब एनिमल्स या स्पीसीज फाउंड इन साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पेरू के बाद आता है बोलीविया। बोलीविया का पठार आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है यहाँ की। तो बोलीविया का जो कैपिटल है वो है लापाज। बोलीविया का कैपिटल लापाज। आप मेरे साथ एक एक बार दोहराइएगा तो आपको ये सारे कंट्रीज याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है पैराग्वे। पैराग्वे की कैपिटल आसुनसियान। पैराग्वे का कैपिटल आसुनसियान। उसके बाद आता है चिली। ये चिली जो है ये इतना बड़ा, एक बड़े हुए चिली जैसा दिखता है, तो ये चिली है, और चिली का कैपिटल है सैंटियागो, जो इसके सेंटर में स्थित है, सेंटर में लोकेटेड है। उसके बाद आता है अर्जेंटीना। उसके बाद है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स। उसके बाद आता है उरुग्वे। उरुग्वे का कैपिटल मोंटेवीडियो, ठीक है। तो ये है एक शॉर्ट ब्रीफ। अब हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं, इसके जो नेबरिंग बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ हैं, वो कौन कौन सी है। तो एज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी एक है, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि इसके नेबरिंग वाटर बॉडीज़ क्या क्या हैं, और या फिर ये इसके चारों तरफ क्या क्या लोकेटेड है, क्या क्या सिचुएटेड है, उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा फैक्ट है, और ये कहें कि एक टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर एग्ज़ामों, वनडे एग्ज़ामों में या फिर जो और भी मेंस वाले एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, इसके बारे में। ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन पास होती हैं। एक तो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और दूसरा है इक्वेटोरियल लाइन। ओके, अब दोनों की इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो लाइंस हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को दर्शाती है। इनके आसपास की कंट्रीज में क्या क्या क्लाइमेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली होता है।
जैसे कि हम जानते हैं कि इक्वेटर के पास सनलाइट सबसे ज़्यादा रिसीव होता है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, वो होगा थोड़ा हॉट क्लाइमेट होगा। और वहीं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पे सन की बहुत कम रे पहुँचती है और उसके बाद तो घटते जाती है। तो यहाँ पे जो इसके नीचे जो कंट्रीज होंगे वहाँ का जो वेदर होगा वो थोड़ा कोल्ड वेदर होगा, और इसके ऊपर जो ये जो एरिया होगा ये ट्रॉपिकल वेदर होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जानना जरूरी है, ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटोरियल लाइन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कौन कौन से कंट्रीज से होके जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की। तो इक्वेटोरियल लाइन हम देख सकते हैं कि पहला जो पास होता है वो इक्वेडोर से, हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलेंगे, पहला जो पास होता है इक्वेडोर से, उसके बाद पास होता है कोलंबिया से, उसके बाद पास होता है ब्राज़ील से। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लग रहा है कि पेरू से भी क्रॉस करता है, लेकिन ये पेरू से पास नहीं होता, पेरू के बॉर्डर से पास हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के 3 कंट्रीज हैं जिनसे इक्वेटोरियल लाइन पास होता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ अमेरिका के 4 कंट्रीज से यानी 4 कंट्रीज से पास होता है। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं चिली, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पैराग्वे और चौथा ब्राज़ील। तो टोटल 4 कंट्रीज है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस होता है या पास होता है, और टोटल 3 कंट्री हैं जिससे इक्वेटर लाइन क्रॉस करता है। अब देख लेते हैं इसका जो थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे क्या लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको 2 मैप दिखाई दे रहे होंगे, दोनों फिजियोग्राफिक मैप हैं, ये पॉलिटिकल मैप नहीं है। इसमें आपको कंट्रीज की बाउंड्रीज या बॉर्डर्स दिखाई नहीं देंगी, बल्कि ये एक क्लाइमेटिक या फिजियोग्राफिक मैप है जिसमें किसी स्पेस का किसी प्लेस या किसी लोकेशन का क्या क्लाइमेटिक वेदर है, उसका हाइट, उसका डेप्थ क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इसका ईस्ट वाला एरिया है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ईस्ट वाला एरिया, उसमें अटलांटिक ओशन है, यानी ईस्ट में अटलांटिक ओशन लोकेटेड है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन लोकेटेड है, और नॉर्थ में यहाँ पे कैरिबियन सी, साउथ में यहाँ पे साउथ ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे चारों तरफ ये लोकेटेड है। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन सा लैंड बॉडी या वाटर बॉडी कनेक्ट करता है, तो वो कनेक्ट करता है पनामा इस्थमस। इसके बारे में मैं नॉर्थ अमेरिका में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला जो ब्राउन कलर का है, ये एक एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है वेस्टर्न साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, और ये एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन रेंज है, जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, जिसका लेंथ है 7200 किलोमीटर। यह दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेज भी है। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज कहने का मतलब हो गया कि अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, तो वो है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया या नेपाल के लोकेटेड है माउंट एवरेस्ट, जो वर्ल्ड का नंबर 1 या हाईएस्ट पीक है। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज में बहुत सारे माउंटेन पीक्स आ जाते हैं, उसको रेंज बोलते हैं। और पीक की बात करें तो वो एक इंडिविजुअल पीक हो गया। तो वो सबसे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस तो हिमालयाज हैं, लेकिन वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज में बात करें तो वो आ जाता है एंडीज माउंटेन रेंजेस। एंडीज माउंटेन रेंज में यहाँ पे सेंटियागो, जो कि चिली का कैपिटल है, चिली के कैपिटल के आगे ऊपर थोड़ा सा एक माउंटेन पीक लोकेटेड है जिसको बोलते हैं एकांकागुआ। और एकांकागुआ जो है, ये एकांकागुआ वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पीक है, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज एकांकागुआ। इसी के साथ यह साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक भी हो जाता है। आगे देखते हैं। देखिए
इसका एक्सटेंशन की बात हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट इट एक्सटेंडेड फ्रॉम 12 डिग्री नॉर्दर्न टू 55 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड। यह इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन्स थ्रू द मिडिल। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है और इक्वेटोरियल लाइन कहाँ से पास होता है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि because its tapering shape, major part of the landmass is in tropic. South America lies on the west of the prime meridian, so the time at any place on this continent will be seen some hours less than or behind the Greenwich Mean Line. कहने का अर्थ है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को अगर दो भागों में बांटा जाए तो ये जो प्राइम मेरिडियन है इससे थोड़ा ही दूरी पे लोकेटेड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसकी वजह से यहाँ का जो टाइम होगा वो थोड़ा सा आगे पीछे प्राइम मेरिडियन का जो टाइम लाइन है या टाइम है उससे थोड़ा सा आगे पीछे होता है, आगे नहीं होता, थोड़ा सा पीछे ही होता है। ओके, द 60 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स। 60 डिग्री मेरिडियन की बात करें तो यहाँ पे आता है 60 डिग्री मेरिडियन। ओके, यहाँ पे आता है 60 डिग्री मेरिडियन लाइन। तो ये जो 60 डिग्री मेरिडियन लाइन है वो 60 डिग्री मेरिडियन लाइन जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ओके, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। इट इज मोर टू द ईस्ट कंपेयर टू द नॉर्थ अमेरिका and is therefore closer to the Europe and Africa. South America is the fourth largest continent after Asia, Africa and North America. ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कंपेरेटिवली ज़्यादा ईस्ट में है, इसलिए ये अफ्रीका और यूरोप से ज़्यादा क्लोज है। ओके, ये वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ऑलरेडी डिस्कस। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे की बात करते हैं। इट इज 2/3 साइज ऑफ द अफ्रीका एंड 6 टाइम ऑफ द इंडिया। इंडिया का जो 6 टाइम है, अफ्रीका का 2/3 है, यानी 2/3 भाग है। द कोस्ट लाइन ऑफ द साउथ अमेरिका इज स्मूथ, वेरी फ्यू इनलेट्स एक्सेप्ट इन द एक्सट्रीम साउथ west where there are forts are many small in islands. Okay, तो जो है इसका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो कोस्टल लाइन है वो बहुत स्मूथ है। ठीक है, forts are deep inlets of the sea into mountain lands. There are few large islands of the coast of South America. तो forts क्या होते हैं, forts या fjords जो होते हैं वो माउंटेन लैंड में जो ओशन का या सी का जो छोटा सा पार्ट इनलेट की तरफ होता है उसी को बोलते हैं फोर्ट्स। ओके, उसके बाद देख लेते हैं, ये एक आइलैंड की बात करता है, गैलापेगोस आइलैंड। ठीक है, गैलापेगोस आइलैंड क्या है, यह इक्वाडोर का पार्ट है और ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे ये लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में यहाँ पे, और ये इक्वाडोर के अंडर आता है और ये इक्वेटोरियल लाइन पे लोकेटेड है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो गैलापेगोस आइलैंड की बात करते हैं, नियर द इक्वेटर। द जुआन फर्नांडीज आइलैंड नियर द सेंट्रल चिली आर द इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में दो आइलैंड है जो साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का पार्ट है, दैट इज गैलापेगोस आइलैंड एंड जुआन आइलैंड्स। ओके, जुआन फर्नांडीज। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं द टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो जो है इज द साउदर्न ओशन, ये साउदर्न ओशन में लोकेटेड टिएरा डेल फ्यूगो और फॉकलैंड आइलैंड और टिएरा डेल फ्यूगो, ये अटलांटिक ओशन में फॉकलैंड आइलैंड है और टिएरा डेल फ्यूगो ये साउदर्न ओशन में लोकेटेड है। देख लेते हैं लोकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉकलैंड आइलैंड। ओके, और ये जो है साउदर्न ओशन, जहाँ पे ये वाला एरिया है, इसमें क्या है, साउदर्न ओशन में एक टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड लोकेटेड है जो कि साउदर्न पार्ट है नॉर्थ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया द आइलैंड ऑफ ट्रिनिडाड इज नियर वेनेजुएला टू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में एक ट्रिनिडाड आइलैंड है। ओके,
The Andes is the longest mountain range of world, 7200 kilometer, already discussed we are about it, and it is a young fold mountain ranges. यहाँ एक young fold mountain range है. South America's three southern countries, Argentina, Chile and Uruguay, constitute a region sometimes referred to as the southern cone because it is pointed. ठीक है, अगर हम बात करें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के शेप की, तो ये एक कोन्स के शेप में है. यह कैसा है? एक कोन के शेप में है. ठीक है, तो चिली, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे ये जो है एक कॉनिकल शेप बनाते हैं. इसी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद है एक आइसक्रीम कोन शेप की तरह बनते हैं. अब देखें इसमें लैंडलॉक कंट्री की बात करें. लैंडलॉक कंट्री कौन सी होती है? लैंडलॉक कंट्री होती है जिसकी बाउंड्री पे कोई भी वाटर बॉडीज, ओपन वाटर बॉडीज ना हो. ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो देख रहे हैं कि एक बोलीविया है. बोलीविया ये है क्या? बोलीविया लैंडलॉक कंट्री है. उसके बाद आता है उरुग्वे. ठीक है, तो दो लैंडलॉक कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में. ओके, तो पराग्वे एंड बोलीविया, सॉरी उरुग्वे, मैंने उरुग्वे बोला क्या? सॉरी, यहाँ देखिए पराग्वे एंड बोलीविया ये दो कंट्रीज जो हैं वो लैंडलॉक कंट्रीज मानी जाती है. अब देखते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन सी है. तो उज्बेकिस्तान जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री है. साउथ अमेरिका के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं. साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो दुनिया का सबसे ह्यूमिड कॉन्टिनेंट है, यानी आर्द्र महाद्वीप है. सबसे ज़्यादा यहाँ ह्यूमिडिटी पाई जाती है. ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशियन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, नॉर्थ में कैरिबियन सी और नॉर्थ अमेरिका है, और साउथ में अंटार्कटिक ओशियन या साउथ ओशियन लोकेटेड है. अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है एंड ओशियन क्या है? वो साउदर्न ओशियन है. ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इसका? केप हॉर्न है. ठीक है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट यानी सबसे साउथ में जो लोकेटेड है वो पॉइंट क्या है? केप हॉर्न. उसके बाद है ब्राजील शेयर्स विथ बॉर्डर विथ एवरी कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका एक्सेप्ट टू कंट्रीज, चिली एंड इक्वाडोर. अब देख लेते हैं, यहाँ पे है ब्राज़ील, ये है ब्राज़ील जो शेयर करता है वो उसका बॉर्डर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लगभग सारे कंट्रीज के साथ शेयर होता है एक्सेप्ट एक इक्वाडोर, यहाँ देख लीजिए, और एक चिली, यहाँ देख लीजिए. ठीक है, तो ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री होने के साथ साथ ये सभी देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और ओनली चिली एंड इक्वाडोर के साथ बाउंड्रीज का शेयर नहीं होता है. दुनिया की सबसे ऊंची झील लेक टिटिकाका जो कि बोलीविया में लोकेटेड है, 3811 मीटर के हाइट पे लोकेटेड है. यह एक नेविगेबल लेक है, यानी कि यहाँ पे नौकायान किया जा सकता है, इसमें बोट चलाया जा सकता है. ठीक है, यह नियर पेरू बोलीविया बॉर्डर, पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे लोकेटेड है. ठीक है, उसके बाद है रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राज़ील का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, या इस कॉन्टिनेंट की सबसे लार्जेस्ट सिटी भी कहा जा सकता है. एक वाटरफॉल है एंजिल वाटरफॉल, ये दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जो लोकेटेड है 979 मीटर यानी 979 मीटर हाइट पे लोकेटेड है, और ये हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वाटरफॉल, लोकेटेड इन गुयाना प्लेट्यू जो है उसमें लोकेटेड है. कैरिना रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है ओरिनिको रिवर की. ठीक है, जब हम रिवर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ओरिनिको रिवर कहाँ है, कैरिना रिवर क्या है. अभी शॉर्ट ब्रीफ के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप एक है. ओजस डेल सलाडो जो है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट वॉल्केनो है. यहाँ अर्जेंटीना और चिली बॉर्डर पे है और एंडीज माउंटेन रेंज की पार्ट है. ठीक है, उसके बाद है अर्जेंटीना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर सीड, वन ऑफ द लार्जेस्ट है. ये 4 साल पहले तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था, लेकिन अभी यूक्रेन और रसिया ने इसको पीछे छोड़ दिया है. साथ ही ये वीट का भी बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर है अर्जेंटीना. ठीक है, अब देख लेते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में एक छोटा सा और ब्रीफ. कैंडोर या कॉन्डोर बोला जाता है. यह एक वल्चर जाइफरस यानी ग्राइफस, ये एक
जो है गिद्ध की प्रजाति है यह चिड़िया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, और ये पाया जाता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इसके बाद आता है रिया बर्ड। रिया बर्ड जो है वह ऑस्ट्रिच या एमू की तरह दिखता है। जो अफ्रीका में ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं और एमू जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं उसकी तरह एक बर्ड है, और ये अनेबल टू फ्लाई यानी नहीं उड़ सकता है, यह न उड़ने वाला पक्षी है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कह सकते हैं इसको, न उड़ने वाला, जो फ्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आता है प्यूमास एंड जैगुआर। प्यूमास एंड जैगुआर तो ब्रांड के भी नाम है। प्यूमा जो एक शू है, शू ब्रांड है, और एक जैगुआर जो है वो एक मोटर ब्रांड है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये पशुओं के नाम से लिए गए, एनिमल्स के नाम पे लिए गए हैं, और ये दोनों एनिमल कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ये है प्यूमा। प्यूमा जो है वो एक कैट स्पीसीज का एक जानवर है, और जो जैगुआर जो है वो तेंदुआ या लेपर्ड टाइप दिखने वाला एक एनिमल है, और दोनों ये हंटर एनिमल है। और ये पेड़ों पे रहने वाले जो जानवर होते हैं या हैबिटेंट्स होते हैं या फिर मंकी या फिर और भी जो हैं उनको मारकर उनका शिकार करते हैं। उसके बाद आता है लामा। लामा एनिमल जो है वो ऊंट की तरह दिखने वाला, लामा जो एनिमल है ये वाला, यह ऊंट की तरह दिखने वाला एक जानवर होता है, जिसका यूज़ यहाँ के लोग बोझ ढोने के लिए या फिर बोझ ढोने के लिए या बर्डन ढोने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला एनिमल जिसको बोलते हैं गुआनको। गुआनको एक वाइल्ड लामा है। ये तो लामा जो है इसको इसका पालन किया जाता है, पशुपालन होता है, एनिमल हस्बेंड्री की जाती है लामा की। जबकि ये जो लामा है जिसको वाइल्ड होता है, जिसकी पालन नहीं किया जाता है, यह पैटागोनिया की पठार में या डेजर्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल एनिमल है जिसके बारे में क्वेश्चन ऑफन पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आगे। अब देख लेते हैं मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को मेजरली चार फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो होता है वो पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप, ये है पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन में एंडीज से पहले एक स्ट्रिप पाई जाती है। स्ट्रिप कहने का मतलब हो गया एक पतली सी लाइन पाई जाती है प्लेन्स की, जो कि होती है कोस्टल स्ट्रिप, और ये है पैसिफिक में, तो इसका नाम हो गया पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। दूसरा बात करें तो होता है माउंटेन रेंजेस। तो एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ से कोलंबिया से स्टार्ट होकर चिली तक एक्सटेंड होता है, अर्जेंटीना में भी कुछ इसका पार्ट होता है, और ये होता है माउंटेन रेंजेस। तीसरा बात करें सेंट्रल लोलैंड्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ये सेंट्रल लोलैंड्स है, और इसमें घास का मैदान पाया जाता है। ठीक है, घास के मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद आता है ईस्टर्न हाईलैंड्स। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ईस्ट की तरफ, जो थोड़ा सा उसकी हाइट जो है वो प्लेन्स के कंपैरिजन में ऊंचा होता है, इसलिए इसको हाईलैंड्स बोलते हैं। तो इस प्रकार साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को फिजिकली 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला आता है पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। इट लाइज इन द वेस्ट, जैसा कि बताया गया कि वेस्ट में पाया जाता है, बिटवीन द ओशन एंड द एंडीज। यह ओशन यानी पैसिफिक ओशन और जो एंडीज माउंटेन रेंजेज है इसके बीच में पाया जाता है। उसके बाद है इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन इन द अटलांटिक वर्ल्ड। अटलांटिक वर्ल्ड में सबसे लंबा कोस्टल प्लेन है। उसके बाद है इन मोस्ट प्लेसेस इट इज़ अबाउट 80 किलोमीटर्स। बहुत सी जगहों पर जो इसका लेंथ है वो 80 किलोमीटर है, बट सम इट नैरो एज 8 किलोमीटर। बहुत सी जगहों पर 8 किलोमीटर तक की भी इसकी चौड़ाई रह जाती है। उसके बाद है द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका इज स्मूथ एंड रेगुलर एट द रिवर माउथ देयर आर इनलेट्स दैट आर यूज एज हार्बर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो कोस्ट लाइन है वो स्मूथ है
अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। और जहाँ पे जो रिवर्स होती हैं वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, जैसे मान लीजिए अमेजन रिवर है, यहाँ अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, तो यहाँ एक इनलेट बन जाता है जिसका यूज़ किया जाता है हार्बर के लिए। हार्बर मतलब होता है जहाँ पे शिप एंट्री करे, ठीक है, शिप को डॉक में लेके आए, डॉकयार्ड में लेके आए, तो उसको बोलते हैं हार्बर्स। उसके बाद है द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैड फॉयड्स और डीप इनलेट्स ऑफ द सी। साउथ वेस्टर्न कहने का मतलब हो गया ये वाला एरिया जो है साउथ वेस्टर्न, ये वाला एरिया, ये क्या है, इसमें इनलेट्स हैं और ये फॉयड्स जो होता है उस लाइक का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं एंडीज माउंटेन्स। तो ये रहा एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो चित्र दिखाए गए हैं वो माउंट पीक को शो करते हैं, और ये सबसे वर्ल्ड की जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। उसके बाद है फॉर्म्स द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज आफ्टर हिमालय एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। एवरेज जो इसका हाइट है वो 4000 मीटर है, और जो हिमालयस का एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है माउंट एकांकागुआ द एक्सटिंक्ट वोल्केनो लाइज इन अर्जेंटीना। तो माउंट एकांकागुआ यहाँ पे लोकेटेड है, सॉरी हाँ, सेंटियागो जो है, सेंटियागो के पास माउंट एकांकागुआ लोकेटेड है, उसके नॉर्थ में, ठीक है। और ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी बुझा हुआ, यहाँ पे वोल्केनो नहीं अभी आता है, एक्टिव नहीं है। उसके बाद है माउंट ओजस डेल सेलाडो इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। माउंट ओजस डेल सेलाडो के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया आगे। तो ये जो है माउंट ओजस डेल सेलाडो, ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है और ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। इंडीज माउंटेन्स जो है ए पार्ट ऑफ 7 कंट्रीज। इंडीज माउंटेन जो है 7 देशों का में फैला हुआ है। सबसे पहले वेनेजुएला, उसके बाद कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, पेरू, चिली एंड अर्जेंटीना। ये नॉर्थ टू साउथ कंट्रीज के नाम है। और यूपीएससी में इसको अरेंजमेंट्स में भी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं कि एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कितने कंट्रीज में फैला है, तो ये 7 कंट्रीज में फैला है। उसके बाद माउंटेन रेंजेस की बात करें तो फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन नाज़का कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड द पैसिफिक ओशनिक प्लेट। ये दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, कोलिजन से हुआ है, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ये हुआ है। द एंडीज स्ट्रेचेस थ्रू द इंटायर कॉन्टिनेंट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम इस्थमस ऑफ पनामा टू स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। कहने का मतलब हो गया जो एंडीज माउंटेन रेंज है वो पनामा इस्थमस से लेके मैगेलन स्ट्रेट जो है वहां तक रन करता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट की तरफ है। उसके बाद देयर आर कंटिन्यूअस रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन सिस्टम दैट ओवर द इंटायर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, ठीक है। द एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। The highest mountain of this mountain range is Aconcagua, which stands at 6962 meters, almost 22,841 feet, and straddles the Argentina-Chile border. Okay, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि एंडीज माउंटेन रेंज है जो वर्ल्ड्स की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। 7200 किलोमीटर उसका लेंथ है, और इसका जो सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है वो है एकांकागुआ। दे फॉर्म ए चेन ऑफ रेंजेस एंड नोट्स विथ इनक्लोज इंटरमोंटेन प्लेट्यूज नेमली इन द इक्वाडोर एंड बोलिविया। इक्वाडोर और बोलिविया में क्या है, यह इंटरमोंटेन जो होता है या कहते हैं अंतः पर्वतीय इंटरमोंटेन, ये एक इनक्लोज्ड है और ये नॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो रेंज है वो रस्सी की तरफ जैसे बांधा जाता है ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। चुकीका माता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुकीका माता ये चिली में है और वर्ल्ड का कॉपर कैपिटल कहा जाता है, और ये दुनिया में कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चिली में, ठीक है। तो चुकीका माता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एक माइन का नाम है जहाँ पे माइनिंग की जाती है। बीइंग पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यह एक पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का है हिस्सा है। साउथ अमेरिका को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपने सुना होगा,
जो पैसिफिक ओशन है, तो पैसिफिक ओशन में जो है ऐसे एक है, तो यहाँ पे जापान, चाइना, इधर रसिया, इधर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, और इधर इंडोनेशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे जो है रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है पैसिफिक ओशन को। मान लीजिए पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, तो इसमें जो इसके कोस्टल लाइन पे हमेशा वोल्केनोज आते रहते हैं, एक्टिव वोल्केनोज हैं, तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, तो बीइंग अ रिंग ऑफ फायर के पार्ट होने के कारण यहाँ पे क्या है, रिंग ऑफ फायर के पार्ट होने के कारण बहुत सारे वोल्केनोज हैं, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक है। दिस रीजन माउंट कोटोपैक्सी एंड माउंट चिम्बोराजो आर एक्टिव वोल्केनिक पीक। माउंट चिम्बोराजो यहाँ पे है और माउंट कोटोपैक्सी, ये दोनों जो है वो एक्टिव वोल्केनोज हैं। ठीक है, उसके बाद है कैनिपिक, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक पीक है वो है चिम्बोराजो और माउंट कोटोपैक्सी, और हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा इसके बारे में। आगे देखते हैं, हाईलैंड्स के बारे में बात कर लें तो इसी में आता है गुयाना हाईलैंड्स। ठीक है, गुयाना हाईलैंड्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये वाला एरिया जो है ये है गुयाना हाईलैंड्स। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात पाई जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा पाई जाती है। यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल कहने का मतलब ये इक्वेटर के आसपास का एरिया है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। उसके बाद है ये गोल्ड, डायमंड और आयरन ओर का रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है। ये वाले एरिया में गोल्ड, डायमंड और आयरन ओर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये उसके लिए रिच है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है ये गुयाना हाईलैंड्स में ही लोकेटेड है, जिसका नाम है एंजल्स फॉल, और ये कैरोनी रिवर या करीना रिवर पे लोकेटेड है। उसके बाद आता है प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो। प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे पड़ता है प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो। ठीक है, एंशियंट इरोजनल प्लेट्यू है, यह पुराना प्लेट्यू है जो इरोज हुआ है टाइम टू टाइम, और ये सवाना घास का मैदान है। यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सवाना घास का मैदान। यहाँ पे केटल राइजिंग होती है, केटल को चारा खिलाया जाता है पशुओं का। गोल्ड एंड डायमंड के रिजर्व यहाँ भी पाए जाते हैं। तो माटो ग्रासो जो प्लेट्यू है वहाँ पे गोल्ड और डायमंड के रिजर्व हैं। उसके बाद है प्लेट्यू ऑफ बोड़बोरमा, तो यहाँ पे लोकेटेड है प्लेट्यू ऑफ बोड़बोरमा। ये वाला एरिया जो है प्लेट्यू ऑफ बोड़बोरमा है। ठीक है, सेमी एरिड डेसिडियस थ्रोनी स्क्रब, यहाँ पे सेमी एरिड है और डेसिडियस यानी शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यहाँ पे डेसिडियस करने का मतलब हो गया इस तरह के शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। यहाँ पे लावा प्लेट्यू है। लावा प्लेट्यू मतलब जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था तो उससे जो लावा निकला था, मैग्मा निकला था, तो वो फैल के एक प्लेट्यू फ्लैट सरफेस बनाया, और जो हाईलैंड से थोड़ा ऊपर है इसको बोलते हैं प्लेट्यू। यहाँ मीनास गाड़ीज रीजन आयरन ओर एंड गोल्ड रिजर्व्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आयरन और गोल्ड के रिजर्व पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे माइंस भी हैं। सेंट्रल लोलैंड्स की बात करें तो सेंट्रल लोलैंड्स दे फाउंड बाय टू ग्रेट रिवर सिस्टम। सेंट्रल लोलैंड्स दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम से बने हैं। तो पहला तो है अमेजन ओरिनिको एंड द पराना पराग्वे। तो ये है अमेजन रिवर बेसिन और ये है ओरिनिको रिवर बेसिन। यहाँ पे पराना और पराग्वे रिवर आके मिलती हैं। तो ये दो जो है रिवर सिस्टम से मिलकर ये दो रिवर बेसिन का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो है सेंट्रल लोलैंड्स। ठीक है, वेजिटेशन ऑफ द लोलैंड्स इज गिवन स्पेशल नेम, और इस जहाँ के जो वेजिटेशन है, जहाँ के जो वन पाए जाते हैं या ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, उसका स्पेशल नाम दिया गया है। द ओरिनिको रिवर बेसिन हैज डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ओरिनिको रिवर बेसिन के पास डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, एंड द नॉर्दर्न पार्ट इज ए प्लेन कवर्ड विद
सवाना ग्रास कॉल्ड लानोस। यहाँ पे जो घास का मैदान है इसको सवाना बोलते हैं, और यहाँ पे इसको बोलते हैं ओरनिको रिवर बेसिन में लानोस। ठीक है, उसके बाद है रबर प्लांट। रबर प्लांट ओरिजिनली बिलोंग्स टू दिस कॉन्टिनेंट। ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रबर का पौधे लगाए गए हैं, तो इससे रबर की खेती की जाती है। तो ये जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के, ओरिजिनली ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। द इक्वेटोरियल जंगल ऑफ अमेजन बेसिस इज कॉल्ड सेल्वास। तो जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे अमेजन बेसिन में, इसको बोलते हैं सेल्वास। इसको क्या बोलते हैं? सेल्वास। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऊपर वाला क्या है? ओरनिको वाला, ओरनिको वाला लानोस, अमेजन वाला सेल्वास। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रान चाको, उसके बाद आता है पाम्पास, उसके बाद आता है पेंटागोनिया। ठीक है, तो ये सब घास के मैदान के नाम है। सेल्वास अ टिपिकल ट्रॉपिकल राउंड फॉरेस्ट है। द रीच टेम्परेट ग्रासलैंड अराउंड देयर माउथ ऑफ द paraná paraguay इज द पाम्पास। हमने ऑलरेडी बात किया कि ये वाला एरिया जो paraná paraguay रिवर के माउथ, लेक माउथ के पास जो घास का मैदान पाया जाता है उसको बोलते हैं पैम्पस यानी पंपास। पंपास इज कॉल्ड हार्ट ऑफ अर्जेंटीना। ये जो पंपास है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, और ये अर्जेंटीना का हार्ट या दिल कहा जाता है। फेमस फॉर ग्रास अल्फाल्फा। अल्फाल्फा एक नाम का ग्रास है ये वाला। ये जो है रिच न्यूट्रिएंट्स होता है, या इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे ये फेमस है, और ये पशुओं के लिए बहुत ही सेहत या लाभदायक माना जाता है। एट द सोर्स ऑफ दिस रिवर्स इज अ रीजन स्क्रब फॉरेस्ट कॉल्ड ग्रान चाको। तो paraná paraguay के रिवर के जो सोर्स है वहाँ पे क्या है? ग्रान चाको नामक घास का मैदान पाया जाता है यहाँ पे, ये वाला एरिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसके बाद इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात करते हैं। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स की बात करें, दीज आर द प्लेट्यू मेड अप ऑफ हार्ड रॉक, हार्ड ओल्ड रॉक्स। जो ईस्टर्न प्लेट्यू है या ईस्टर्न हाईलैंड्स है, यह हार्ड रॉक से बना है। हार्ड ओल्ड रॉक, जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ करता था तो वह लावा पिघला और ये रॉक में बना, तो ये हार्ड रॉक से बना हुआ है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। द रिवर अमेजन सेपरेट देम इनटू द गुयाना हाईलैंड्स टू द नॉर्थ एंड द ब्राजीलियन हाईलैंड्स टू द साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये है गुयाना हाईलैंड्स और ये है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स को अमेजन जो बेसिन है, रिवर अमेजन, ये गुयाना हाईलैंड्स और ईस्टर्न हाईलैंड्स ब्राजीलियन हाईलैंड्स को अलग करती है। उसके बाद आते हैं हैव बीन worn डाउन बाय विंड, रेन एंड रिवर्स। दे हैव स्टेप्स, क्लिफ्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट एंड स्लोप्स जेंटली टुवर्ड द सेंट्रल प्लेन। यहाँ से जो है, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, जो एंडीज रिवर, एंडीज माउंटेन रेंज है, वहाँ से ईस्ट की तरफ ये क्या है? थोड़ा सा झुका हुआ है। लेकिन जैसे ईस्ट ब्राजीलियन हाईलैंड्स में ये उठा हुआ पार्ट है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाता है। फिर इधर गुयाना हाईलैंड्स है तो उससे भी स्लोप इस डायरेक्शन में है। तो रिवर बेसिन ऐसे ऐसे फ्लो करती है टुवर्ड्स ईस्टर्न, ओके, ईस्टर्न डायरेक्शन, और डिस्चार्ज देमसेल्फ इनटू अटलांटिक ओशन। उसके बाद है द सवाना ग्रासलैंड ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स आर द कैंपस। यहाँ पे देख, ब्राजीलियन हाईलैंड्स में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कैंपस कहते हैं। और जो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं उसको पैम्पस कहते हैं। और जो बोलीविया के पठार के पास पाए जाते हैं यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्रान चाको। जो ऊपर पाए जाते हैं उसको सेल्वास बोलते हैं। और ये सारे सवाना घास के मैदान हैं, सवाना घास का मैदान। उसके बाद है टुवर्ड्स द सेंट्रल लोलैंड्स इट इज नोन एज द प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो। प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया। ये जो एरिया होता है वो सेंट्रल लोलैंड्स में है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो। उसके बाद द ईस्टर्न हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। जो ईस्टर्न हाईलैंड्स है यहाँ पे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये बहुत पुराना है इसलिए ये मेटामॉर्फाइज्ड हो गया है, और मेटामॉर्फाइज्ड होकर यहाँ पे बॉक्साइट भी पाए जाते हैं। अब देखिए ब्राजीलियन हाईलैंड्स, गुयाना हाईलैंड्स, पेंटागोनियन हाईलैंड्स, ये है ईस्टर्न हाईलैंड्स के पार्ट्स। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं गुयाना हाईलैंड्स। तो ये है गुयाना हाईलैंड्स। गुयाना हाईलैंड्स स्ट्रेच फ्रॉम साउदर्न वेनेजुएला अक्रॉस द नॉर्दर्न एज ऑफ साउथ अमेरिका टू द टिप ऑफ ब्राजील। तो यहाँ पे है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला से होके, ये वेनेजुएला से होके ब्राजील तक, यहाँ तक एक्सटेंड होता है, ब्राजील तक। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ वास्ट प्लेट्यू वन मार्क्ड बाय द डीप गॉर्जेस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, numerous rivers and the waterfalls. It is famed for a highest waterfall. ये फेमस है एक बहुत ही ऊंचा वाटरफॉल, दैट इज एंडीज वाटरफॉल, यहाँ पे लोकेटेड है करीना रिवर पर। एट द 979 meters हाई, द हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट रोडाइमा ऑन द बॉर्डर ऑफ द ब्राज़ील। ब्राज़ील के बॉर्डर पे माउंट रोडाइमा है, वो जो है दुनिया का गुयाना हाईलैंड का सबसे ऊंचा पीक है। लेटराइट सॉइल मेटामॉर्फाइज इनटू द बॉक्साइट ड्यू टू द गुड रेनफॉल। यहाँ पे बहुत अच्छी रेन होती है, बारिश होती है, तो यहाँ का जो है लेटराइट मिट्टी है वो मेटामॉर्फाइज होकर बॉक्साइट में चेंज हो गई है, और बॉक्साइट प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है। उसके बाद बात करते हैं ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स की। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में क्या है, रिच इन आयरन ओर, ये वाला एरिया जो है आयरन ओर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फेमस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन ब्राज़ील, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ब्राज़ील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, और जो कॉफ़ी का जो फार्मलैंड होता है, जो प्लांटेशन होता है, उसको कहते हैं फजेंडा। ये वाला जो देख रहे हैं आप, तो ये फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है फजेंडा क्या है, तो प्लांटेशन फॉर फार्मलैंड फॉर प्लांटेशन ऑफ कॉफ़ी इज कॉल्ड फजेंडा। उसके बाद है साओ पाउलो जो है यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साओ पाउलो, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे लोकेटेड है, और ये कॉफ़ी ट्रेड के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ से कॉफ़ी का ट्रेड होता है, और साओ पाउलो से लेके सेंटोस एक पोर्ट है, सेंटोस पोर्ट तक एक ट्रेन चलती है जिसको कॉफ़ी ट्रेन का नाम दिया गया है, और इसमें कॉफ़ी को ढोया जाता है और पोर्ट तक पहुँचा के फिर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू सी रूट। उसके बाद है ब्राज़ील इज कोको एंड सोयाबीन प्रोड्यूसर। ये ब्राज़ील जो है सोयाबीन और कोको का प्रोड्यूसर है। ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर में से एक है। यहाँ पे अमापा माइंस है, वहाँ से मैग्नीज की माइनिंग होती है। उसके बाद है इटाबिरा इज फेमस फॉर आयरन ओर माइनिंग इन ब्राज़ील। यह इटाबिरा माइन जो है वो आयरन ओर के लिए, और जो अमापा माइंस है वो मैग्नीज के लिए यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा। पैटागोनियन प्लेटू, इट इज लोकेटेड बिटवीन द एंडीज एंड द अटलांटिक ओशन। ये एंडीज है, ठीक है, ये एंडीज है और ये अटलांटिक है, और दोनों के बीच में जो है पैटागोनियन का प्लेटू है, और ये मैक्सिमम जो है सबसे ज़्यादा लाई करता है अर्जेंटीना में। 1000 miles in length, Patagonia stretches south from the Rio Negro river in the southern Argentina to the Tierra del Fuego and the Strait of Magellan. It is mostly rugged, bare land, famed for its beauty and striking sceneries. ठीक है, तो ये जो है एक रिवर है, इस रिवर से साउथ तक जो मैगलन स्ट्रेट है और टिएरा डेल फ्यूगो है, वहाँ तक ये फैला हुआ है, और ये बेयर्ड है, यानी कि ये फर्टाइल नहीं है, इसलिए ये डेजर्ट नेचर में डेजर्ट जैसा है। हम पढ़ेंगे पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। ये बहुत अच्छा सीनरीज यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद है डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के डेजर्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है पैटागोनियन डेजर्ट। तो ये वाला एरिया जो है ये अर्जेंटीना में पैटागोनियन डेजर्ट है। लार्जेस्ट डेजर्ट बाय द एरिया लोकेटेड इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का सबसे बड़ा जो है यह डेजर्ट है। उसके बाद आता है ला गोर्जिरा डेजर्ट, द डेजर्ट इन नॉर्दर्न कोलंबिया एंड सम ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न वेनेजुएला। तो ये कोलंबिया और नॉर्थ वेस्टर्न का जो ये है पार्ट है उसमें पाया जाता है ला गोर्जिरा डेजर्ट। उसके बाद आता है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो है ये वाला एरिया जो है यहाँ पे देख लीजिए। तो डेजर्ट इन चिली में है, ड्राइस्ट प्लेस है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। नाइट्रेट रिजर्व यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, नाइट्रेट रिजर्व। यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, बारिश नहीं होता, इसलिए डेजर्ट है। और ये जो बारिश ना होना यहाँ के लिए एक वरदान है, एक बून प्रूफ हुआ है, क्योंकि नाइट्रेट जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ के जो जनजाति है, प्रजाति है, यहाँ पे जो बायोम्स है, उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। इसलिए इसको माना जाता है कि यह अटाकामा डेजर्ट में बारिश ना होना एक मतलब वरदान साबित हुआ है। और ये बारिश ना होना, ये कोल्ड, यहाँ से जो है कोल्ड करंट होता है, पैसिफिक कोल्ड करंट जो है यहाँ से पास होती है,
इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं होता है। उसके बाद है सेचुरा डेजर्ट, डेजर्ट लोकेटेड अलोंग द पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कोस्ट के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है सुचेत्रा डेजर्ट, सेचुरा डेजर्ट सॉरी। उसके बाद है मॉन्टे डेजर्ट, मॉन्टे डेजर्ट इन अर्जेंटीना, स्मॉलर डेजर्ट अबव द पेंटागोनियन डेजर्ट, पेंटागोनियन डेजर्ट के ऊपर से एक छोटा सा पार्ट है डेजर्ट का जिसको बोलते हैं मॉन्टे डेजर्ट। अब यहाँ पे एक लिस्ट है दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट की। तो डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स 2 टाइप के होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं जो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कोल्ड डेजर्ट और एक होता है हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे बर्फ पाई जाती है, तो सबसे बर्फ पाई जाती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अंटार्कटिका जो है वो दुनिया का सबसे कोल्ड डेजर्ट है। इधर अंटार्कटिका, ऊपर आर्कटिक भी है, वो दुनिया के 2 सबसे बड़े डेजर्ट है। उसके बाद आता है सहारा डेजर्ट, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार ये दुनिया के सबसे बहुत बड़े बड़े डेजर्ट जगह हैं। हम भारत की बात करें तो भारत में थार डेजर्ट पाया जाता है, और ये नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो यहाँ पे ग्रेट बेसिन पाया जाता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना होगा कि कौन सा डेजर्ट दुनिया में कहाँ किस किस कंट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लिए ये 4 डेजर्ट आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका। तो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो यहाँ 4 प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन, द रियो डी प्लाटा एंड ऑर्गेनिको एंड द साउथ फ्रांसिस्को बेसिन। ठीक है, इस चारों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पेशेंस के साथ देखिए, सारा टॉपिक कवर किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेजन बेसिन की। तो इट इज़ द बेसिन ऑफ रिवर अमेजन, अमेजन रिवर से बना है इसलिए अमेजन बेसिन बोलते हैं। इट इज़ द लेंथ, इट्स लेंथ इज सेकेंड टू द डेट ऑफ नाइल रिवर ऑफ अफ्रीका। अगर अमेजन रिवर की सारी नदियों को मिला दें, अमेजन रिवर बेसिन में जो जितनी नदियाँ इसको बनाती हैं, सारी नदियों की लेंथ को अगर मिला दें तो ये नील रिवर जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर, उसका सेकंड होता है, यानी उससे डबल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, दुनिया में सबसे लंबी नदी नील है, उसके बाद आती है अमेजन रिवर। ठीक है, उसके बाद है इट हैज़ द लार्जेस्ट फ्लो ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी अमेजन रिवर में है। द रिवर ड्रेन्स नियरली 40% ऑफ द एरिया ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो है 40% एरिया लगभग ये ड्रेन करता है अकेला। उसके बाद द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द अमेजन रिवर्स आर एक कॉकेता, जोरुआ, मदीरिया, नेग्रो, पुरुष एंड उकायाली। तो नेग्रो, कोकेता, उकायाली, जोरुआ एंड मदेरिया, पुरुष, ये सारे जो हैं इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ के फॉरेस्ट की बात करें तो ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे नेविगेबल टिल मनाउस। यहाँ पे जो अमेजन रिवर है इसमें नेविगेबल हो गया, यानी बोट जो है उसमें, या जो बड़ी शिप नहीं, मतलब नॉर्मल शिप जो है मीडियम रेंज की, वो सब इसमें नेविगेबल है। पेट्रोलियम एट माउथ, यहाँ पे जो माउथ है यहाँ पे पेट्रोलियम का पेट्रोलियम का माइंस है, यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। यहाँ पे नेचुरल रबर पाया जाता है, मैंने बताया कि ब्राज़ील में नेचुरल रबर पाया जाता है, यहाँ पे रबर की खेती होती है, सबसे ज़्यादा रबर ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू द कैटल रैंचिंग एंड सोयाबीन्स फील्ड। अभी क्या है, अमेजन का जो जंगल है, अमेजन जंगल, उसका क्या है, वो कम हो रहा है, उसके जंगलों की कटाई हो रही है। किस लिए? तो पहला तो जानवरों को चराने के लिए, जानवरों को एनिमल ग्रेजिंग या कैटल ग्रेजिंग के लिए, और दूसरा सोयाबीन का खेती करने के लिए। जो इधर का जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन का जंगल है, उसको मतलब काटा जा रहा है। अमेजन के जंगल को दुनिया का लंग्स कहा जाता है, वर्ल्ड्स लंग्स यानी फेफड़ा कहा जाता है। अब देखिए अमेजन रिवर में जो है कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो अमेजन रिवर में वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग इन ब्राजील अकॉर्डिंग टू द ड्रेनेज एरिया, ड्रेनेज एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी है नदी है। ऑल्सो लार्जेस्ट रिवर टू द कॉन्टिनेंट, ये इस कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी भी है। उसके बाद आता है मैनियक और टापियोका रूट, उसको कसावा भी बोलते हैं। तो ये जो होता है, ये वाला देख लीजिए, यह एक पोटैटोज की तरह होता है, स्वीट पोटैटोज की तरह ये दिखने वाला होता है, और ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है। और यहाँ के जो अमेजन बेसिन के हैबिटेंट्स हैं, जो लोग हैं, यहाँ के लिए ये मेन डाइट है, यानी मुख्य आहार है। उसके बाद आता है मेलोका।
मेलोका रेसिडेंशियल अपार्टमेंट टाइप होता है। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट मतलब रहने वाला एक जो घर होता है, और उसका जो छत होता है वो नैरो डीप होता है, मतलब स्लोप बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसका हाई होता है। ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं मेलोका। उसके बाद आता है ब्रोमिलियाड। ब्रोमिलियाड क्या होता है? ब्रोमिलियाड एक पैरासिटिक प्लांट है, ये वाला देखिए, एक पैरासिटिक प्लांट है, कंटेन्स वाटर पॉकेट। यहाँ पे इसमें जो है वाटर पॉकेट पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पानी का एक पॉकेट होता है। ठीक है, तो पानी के पॉकेट में क्या होता है, इसमें जो मेढक होते हैं या उसके जैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो इसमें अंडा देने का काम करते हैं, और इसमें अंडा देके वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद है तोकान। तोकान क्या होता है, ये देखिए, तोकान एक स्पीसीज है बर्ड की, जो स्पीसीज है तोकान, ये स्पीसीज ऑफ बर्ड है फाउंड इन अमेजन बेसिन। ये हाँ, ठीक है, तो ये तोकान एक बर्ड की स्पीसीज है। उसके बाद आता है सेल्वास रेन फॉरेस्ट। सेल्वास रेन फॉरेस्ट क्या होता है, साउथ अमेरिका की एक रेन फॉरेस्ट है। वाल्सल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुड फाउंड इन द फॉरेस्ट। वाल्सल क्या होता है, एक लकड़ी की जो है वैरायटी है, और ये सबसे हल्की होती है, और ये ब्राजीलियन अमेजन रिवर बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है मोन्टाना। मोन्टाना क्या है, फॉरेस्ट एट ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज जो होता है एंडीज माउंटेन रेंज के ईस्टर्न पार्ट पे पाया जाता है मोन्टाना। और मोन्टाना कैसा होता है, ये इस टाइप का होता है, और ये स्लोप होता है, एंडीज माउंटेन का जो स्लोप होता है उस पर ये फॉरेस्ट पाया जाता है मोन्टाना। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं द रियो डी प्लाटा बेसिन। रियो डी प्लाटा बेसिन क्या है, पराना और पराग्वे के जो रिवर के मिल्स के जो बनता है, और जहाँ पे ये डिस्चार्ज करते हैं अपने वाटर को अटलांटिक ओशन में, उसको बोलते हैं रियो डी प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा बेसिन्स। ठीक है, तो दिस बेसिन इज द सेकेंड इन द साइज दैट टू द डेट ऑफ अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के बाद दूसरा स्थान पे यही आता है, रियो डी प्लाटा। द मेन रिवर विच फॉर्म द बेसिन ऑफ रियो डी ला प्लाटा आर द रिवर पराग्वे, उरुग्वे एंड पराना। पराग्वे देखिए, यहाँ से आ रहा है ये पराग्वे रिवर ऐसे, उसके बाद आता है इधर से पराना। ठीक है, ठीक है, और इधर से आ रहा है उरुग्वे रिवर, पराना, पराग्वे एंड ये उरुग्वे। तो तीन नदियों से मिलकर बनता है रिवर पराना। 4879 मीटर किलोमीटर राइजेस फ्रॉम द मीनास ग्रेस फ्रॉम द वाटर डिवाइड्स करीनो। ठीक है, तो ये जो है पराना रिवर यहाँ से ब्राजील से ओरिजिनेट होके रियो डी प्लाटा में मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं पराना रिवर सिस्टम की बात करते हैं। पराना रिवर सिस्टम फ्रॉम सोर्स ऑफ टू इट्स जंक्शन विद पराग्वे नोन एज द अल्टो पराना। उसके बाद नॉमरस वाटरफॉल इन अल्टो पराना, बहुत सारे वाटरफॉल हैं। देन नेविगेबल है, उसके बाद ये नेविगेबल भी है। यूजेस फॉर HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इरीगेशन, वीट कल्टीवेशन इन पैम्पास रीजन। ठीक है, पराना रिवर का जो है वीट कल्टीवेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी चलते हैं, यानी बिजली का उत्पादन किया जाता है। उरुग्वे रिवर सिस्टम की बात करें तो ज्वाइन पराना रिवर टू फ्रॉम रियो डी ला प्लाटा एस्चुरी रियो डी प्लाटा में आके उरुग्वे रिवर आके यहाँ पे देख लीजिए, उरुग्वे रिवर यहाँ आके रियो डी प्लाटा में ज्वाइन कर रही है। उसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर इरीगेशन एंड HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ पे बनाए जाते हैं। इरीगेशन पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नो यूजफुल फॉर नेविगेशन ड्यू टू नॉमरस रैपिड्स। ठीक है, तो यहाँ ये जो है नदी उरुग्वे रिवर सिस्टम, ये नेविगेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रैपिड्स पाए जाते हैं, न्यूमरस बहुत सारे। उसके बाद द साउथ फ्रांसिस्को बेसिन। साउथ फ्रांसिस्को बेसिन फोर्थ लार्जेस्ट रिवर सिस्टम साउथ अमेरिका का है। रिवर साउथ फ्रांसिस्को विच इज अबाउट 2914 किलोमीटर इन लेंथ, इट फ्लोज विद ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में है साउथ फ्रांसिस्को, ये देखिए। ठीक है, ये रिवर बेसिन है। उसके बाद है इट ओरिजिनेट्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ बोलो हॉरिजोंटे। बोलो हॉरिजोंटे रिवर सिटी है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। उसके बाद आते हैं द ओरिनिको रिवर बेसिन। ओरिनिको रिवर बेसिन साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में है, और कोलंबिया, वेनेजुएला एंड उसके नेबरिंग कंट्रीज और ब्राज़ील के भी कुछ पार्ट को ये ड्रेन करता है। ठीक है, तो ये ड्रेनेज एरिया में आ जाएगा। इट कंसाइडेड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका। इट राइजेस फ्रॉम द साउदर्न ऑफ द सियरा पेडिमा नियर द माउंट डेलगाडो
उसके बाद देखिए ये 1000 मीटर तक चलती है। इट ट्रांसवर्स 2740 किलोमीटर 2740 किलोमीटर टू मीट द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में गिरने से पहले यह जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो है 2740 किलोमीटर। उसके बाद द वर्ल्ड ओरिनिको मीन्स प्लेस ऑफ पैडल्स, यह वहाँ के लोकल लैंग्वेज में होता है रिवर वेयर नेविगेशन इज पॉसिबल, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ पैडल, ठीक है। उसके बाद इन द नॉर्थ ऑफ ओरिनिको रिवर पासेस थ्रू अ जोन कॉल्ड रीजन ऑफ रैपिड्स वेयर देयर आर इनॉर्मस ग्रेनाइट बोल्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आगे जब ओरिनिको रिवर जब लेक माउथ में जब जाने से पहले वहाँ पे ग्रेनाइट बोल्डर्स पाए जाते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजिल फॉल, एंजिल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, 979 मीटर हाइट पे लोकेटेड है। यह चुरुन में रिवर चुरुन के पास है जो कैरोनी की ट्रिब्यूटरी है, और कैरोनी जो ट्रिब्यूटरी है वो है ओरिनिको की, ठीक है। तो ओरिनिको बेसिन में एंजिल वाटरफॉल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है फ्लोज थ्रू द लानोस, सवाना का एक ग्रासलैंड है, और वेनेजुएला इनटू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिन में पाए जाते हैं घास के मैदान उसको बोलते हैं सेलवास लानोस, और ये वेनेजुएला के पास मिलता है, ठीक है। उसके बाद रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कंट्रीज की रिवर की बात करें तो सबसे पहले अमेजन रिवर, सबसे पहले अमेजन रिवर जो ये वाला रिवर है। उसके बाद ओरिनिको रिवर जो ये वाला रिवर है। उसके बाद आता है मैडागलन रिवर, तो ये है मैगलाडेनिन। उसके बाद है मैगलाडेनिन। उसके बाद पराना रियो डी प्लाटा, पराना रियो डी प्लाटा ये वाला है। उसके बाद है टेक्टोनिक्स अरागुया, तो ये है टेक्टोनिक्स अरागुया रिवर। उसके बाद है साउ फ्रांसिस्को रिवर, ये है साउथ फ्रांसिस्को रिवर। उसके बाद है पराग्वे उरुग्वे रिवर, तो ये पराग्वे और उरुग्वे मिलके यहाँ रिवर बनाती है। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं कहाँ की, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। उसके बाद आते हैं देखते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो लेक्स मैराकाइबो साउथ नॉर्थ ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला के नॉर्थ में स्थित है। उसके बाद लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका जो है वो बोलिविया के और पेरू के जो बॉर्डर है वहाँ पे लोकेटेड है, यानी बोलिविया के पठार में, और ये हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। इस दुनिया की सबसे ऊंची जो झील है, पहली बात तो ये। उसके बाद लेक पोपो, लेक पुपू या पोपो बोलते हैं, लेक पिपू या पोपो लाइज इन द एल्टीप्लानो हाई प्लेट्यू बिटवीन द एंडीज माउंटेन चेन इन द बोलिविया, बोलिविया में पाया जाता है। उसके बाद है ग्लापागोस आइलैंड, तो ग्लापागोस आइलैंड पाया जाता है, आगे देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद है पंतनालन वेटलैंड्स, पंतनालन वेटलैंड एक रामसर साइट है, इसके बारे में आप ये पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रामसर साइट है, 95% जो है प्राइवेट ओनरशिप है, और 5% इसका जो है वो गवर्नमेंट ओनरशिप है। उसके बाद है लिथियम ट्रायंगल की बात करें तो लिथियम ट्रायंगल जो है चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना के कुछ पार्ट से मिलकर बनता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लिथियम का माइनिंग होता है, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही। उसके बाद लैटिन अमेरिका की बात करें तो लैटिन अमेरिका में जो सेंट्रल अमेरिका है, जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे, यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ के उसके नीचे के जितने कंट्रीज हैं वो कैरेबियन कंट्रीज, मैक्सिको का और कैरेबियन कंट्रीज, और उसके बाद साउथ अमेरिका के जितने कंट्रीज हैं सबको मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ सुना हमारे वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम अगले वीडियो बनाएं। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें, यह हमें हेल्प करेगा टू इम्प्रूव आवर वीडियो मेकिंग स्किल्स।